पिछली वीडियो में हमने जियोग्राफी में पढ़ा था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में, पृथ्वी के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लैटिट्यूड किन किन देशों से होकर के गुजरती है और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को कहाँ इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, लैटिट्यूड को हम हिंदी में कहते हैं अक्षांश रेखाएं और लॉन्गिट्यूड को हम हिंदी में कहते हैं देशांतर रेखाएं। आई होप आपने ये दोनों टॉपिक अच्छे से कवर कर लिए होंगे। इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक कवर कराया था जो था हमारे सौरमंडल में जितने ग्रह हैं उनके बारे में। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक को यहाँ तक कंप्लीट कर लेना। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा आज। और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। अच्छे से मेरी बातों को सुनना, हो सके तो नोट कर लेना। ठीक है, और इस टॉपिक को फिर रिवाइज भी करना। तो मैं आपको ग्रुप में कुछ नोट्स भी भेज दूंगा। यहाँ से वीडियो देखने के बाद आपको भी नोट्स भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो एक बार वीडियो देख लेना फिर नोट्स को पढ़ना, नोट्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब यह है कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, किन किन चीज़ों से बनी है और किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और अर्थक्वेक को हम क्या कहते हैं हिंदी में, भूकंप। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज। ये दो टॉपिक हम इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलो देखो क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा कि हमारी पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है, ये वाला सतह है, ऊपरी सरफेस जो है, सबसे ऊपर का जो सरफेस है वो दो भागों में टूटा हुआ है। ठीक है, कौन से दो भागों में? पहला भाग तो वो है जिस पे हम लोग रहते हैं और जिसे हम कहते हैं महाद्वीप यानी जमीन वाला भाग, महाद्वीप। अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो एक भाग तो वो है जिस पे हम लोग रहते हैं यानी जमीन वाला भाग, और दूसरा भाग पृथ्वी पे है जहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी है, जिसे हम कहते हैं महासागर। ये दो ही तो भाग हैं हमारी पृथ्वी पर, महाद्वीप और महासागर। ठीक है, ये पृथ्वी के ऊपरी सतह के हिस्से है, सबसे ऊपरी सतह के। तो अब जो हम पृथ्वी के बारे में क्या पढ़ रहे हैं? हम पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, यानी पूरी पृथ्वी का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो देखो, पृथ्वी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो केमिकल डिवीजन के बेस पे, केमिकल डिवीजन के बेस पे पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, और दूसरा मैकेनिकल डिवीजन, मैकेनिकल डिवीजन। ठीक है, मैकेनिकल डिवीजन के बेस पे। तो पहले हम केमिकल डिवीजन के बेस पे पढ़ेंगे पृथ्वी का आंतरिक जो हिस्सा है वो कैसा है, और फिर हम पढ़ेंगे मैकेनिकल बेस पर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? क्या बताया मैंने आपको? जो सरफेस है, सरफेस पे दो प्रकार की चीज़ें हैं। एक तो लैंड वाली चीज़ें, लैंड वाली चीज़ों को हम कहते हैं महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, लैंड को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और पानी वाली जो चीज़ है उसे हम कहते हैं महासागर यानी ओशियंस। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ओशियन। ठीक है, ये दोनों की दोनों चीज़ें कहाँ है? पृथ्वी की ऊपरी सतह पर है। अब ऊपरी सतह को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। ठीक है, ये मैं आपको केमिकल डिवीजन के बेस पे बता रहा हूँ। पहले देखो, अगले पेज पे चलो, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं केमिकल डिवीजन के बेस पे पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो है, पहला तो है क्रस्ट। ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, सारे याद करने हैं ये, क्रस्ट। दूसरा है मेंटल, और तीसरा है कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब समझो क्या होते हैं क्रस्ट। ये है हमारी पृथ्वी, ये पृथ्वी का ऊपर का हिस्सा जिस पे हम लोग रहते हैं, जिस पे जानवर रहते हैं, पेड़ भी होते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारे घर भी होते हैं यहाँ पे। ये देखो हमारे ऐसे घर है, ये इस टाइप के। ठीक है, छोटे छोटे घर बना दिए मैंने। ये पेड़ है ऐसे करके। ठीक है,
और इसी ऊपरी हिस्से पे समुद्र भी है। समुद्र भी तो ऊपरी हिस्से में ही है। ऐसा तो नहीं है ना कि इस धरती के अंदर में है समुद्र। ठीक है, समुद्र और महासागर जितने भी है ये सारे के सारे पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पे है। तो ये सारे के सारे हमारे घर और हाँ ये समुद्र सारे जिस सरफेस पे आते हैं उस सरफेस को हम कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। ठीक है। मेंटल क्या किसे कहते हैं? जब हम पृथ्वी के थोड़ा अंदर जाएंगे तो ये जो बीच वाला पोर्शन होता है यहाँ से यहाँ तक ये सारा कहलाता है मेंटल। क्या कहलाता है? ये मेंटल। ठीक है। और जो अंदर का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, अब ये वाला जो पार्ट है देखो ये भी मेंटल ही है सारा, ये सारा मेंटल है। और ये जो अंदर का पार्ट है इसे हम कहते हैं कोर, पृथ्वी का केंद्र, कोर। ठीक है, समझ आई? केमिकल बेस पे पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट किसे कहते हैं? पृथ्वी के ऊपरी सतह को। बीच वाले पोर्शन को हम कहते हैं मेंटल और सबसे अंदर के पोर्शन को हम कहते हैं कोर। ठीक है। इन्हीं 3 नामों को हम दूसरे 3 नाम भी दे सकते हैं। कैसे? क्रस्ट को मैं ये कह सकता हूं कि क्रस्ट को हम कहते हैं सियाल। क्रस्ट को हम कहते हैं सियाल। क्या मतलब है सियाल का? सियाल का मतलब यह है कि क्रस्ट पे ये 2 तत्व ज़्यादातर पाए जाते हैं। SI से बनता है सिलिकॉन और Al से बनता है एल्यूमिनियम। सिलिकॉन और Al से बनता है एल्यूमिनियम। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कभी ये वर्ड, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। राइट। तो क्रस्ट को हम सियाल के नाम से भी जानते हैं। मेंटल को हम किस नाम से जानते हैं? मेंटल को हम जानते हैं सीमा के नाम से, सीमा, सियाल, सीमा। और कोर को हम जानते हैं निफे, सियाल, सीमा, निफे। ठीक है, याद रह जाएंगे तीनों वर्ड। क्रस्ट क्या होती है? पृथ्वी की ऊपरी सतह, पृथ्वी के बीच की सतह मेंटल और सबसे अंदर की सतह कोर। क्रस्ट को हम सियाल भी कहते हैं, मेंटल को हम सीमा भी कहते हैं, कोर को हम निफे भी कहते हैं। ठीक है। सीमा का क्या मतलब है? SI का मतलब है सिलिकॉन और Ma का मतलब है मैग्नीशियम। लिख लेना ये बातें, सिलिकॉन और Ma का मतलब है मैग्नीशियम। राइट। इसी प्रकार Ni का मतलब है निकिल और Fe का मतलब है आयरन। Ni का मतलब है निकिल, निखिल नहीं, निकिल। ठीक है। और Fi का मतलब है आयरन। Fe क्या होता है? लोहे का सूत्र होता है ये। आयरन मतलब लोहा। यहाँ तक बताओ, बात समझ आई? क्रस्ट को हम सियाल भी कहते हैं, सियाल मतलब सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। मेंटल को हम लोग सीमा भी कहते हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। कोर को हम लोग निफे भी कहते हैं, निकिल और आयरन। राइट। अब यूपीएससी में, एसएससी में तो सिर्फ ऐसे पूछ लेगा क्रस्ट को क्या कहते हैं, तो आप सियाल पे टिक करके आ जाओगे। यूपीएससी में कैसे पूछेगा? यूपीएससी में ऐसे पूछ लेगा कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट पर जो सबसे ज़्यादा तत्व पाए जाते हैं उनके नाम बताओ। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन देगा, वो आपको ऑर्डर में रखने हैं। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे क्रस्ट पे जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। क्रस्ट पे जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। दूसरे नंबर पे क्या पाया जाता है? सिलिकॉन। और तीसरे नंबर पे पाया जाता है जी हमारा एल्यूमिनियम। ठीक है, ये क्रस्ट पे पाया जाता है। तो वैसे तो इसका नाम सियाल है। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं कि सिलिकॉन ज़्यादा पाता होगा, लेकिन क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। बात आई यहाँ तक समझ में? ठीक है। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया कि हमारी पृथ्वी की सतह पर 2 चीज़ें हैं, एक तो है ज़मीन और एक है समुद्र। एक तो है ज़मीन और एक है समुद्र। तो इसीलिए क्रस्ट को भी 2 भागों में तोड़ा गया है। क्रस्ट को 2 भागों में तोड़ा गया है। पहली को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब जमीन वाली क्रस्ट। और दूसरी को हम कहते हैं ओशियनिक क्रस्ट, सॉरी ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट मतलब समुद्र वाली क्रस्ट। बात आई यहाँ तक समझ में? क्रस्ट को 2 भागों में तोड़ा गया है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है।
देखो ये चीज़ें आपकी समझ में तो आ जाएगी, याद आपको रखना है बार बार पढ़ के। ये बात मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको। देखो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, अब इनके बारे में और अच्छे से समझेंगे। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशियनिक क्रस्ट के मुकाबले ज़्यादा मोटी होती है। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओगे तब भी आपको ये बात पता चल जाएगी कि भाई, जैसे कि मान के चलो ये है हमारी पृथ्वी, इस पृथ्वी के इस हिस्से पर तो है ज़मीन हमारी, ये सारी ज़मीन है मान लो, और भाई ये है समुद्र, ये है महासागर, ठीक है। तो जो ज़मीन है, कॉन्टिनेंटल वाली जो ज़मीन है, महाद्वीप वाली जो ज़मीन है, वो तो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। और जो समुद्र वाली जो ज़मीन है वो सिर्फ यहाँ यहाँ तक है। तो कौन सी पतली है कौन सी मोटी है? ये मोटी है ना। तो इसीलिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है मोटी है ओशियनिक क्रस्ट के मुकाबले, ठीक है। अब कहोगे कि ओशियनिक क्रस्ट, भाई देखो एक बात तो बताओ, समुद्र है ये जो महासागर का जो पानी है ये भी तो किसी ज़मीन पर ही टिका हुआ है। किसी ज़मीन पर टिका हुआ है तो वो भी तो पृथ्वी का ऊपरी सतह ही है, पृथ्वी के ऊपरी सरफेस ही है वो भी, ठीक है। तो उसको भी हम, समुद्र की जो तली है उसको भी हम क्रस्ट में ही काउंट करते हैं। और समुद्र की जो क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के मुकाबले पतली होती है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, रह जाएगी बात ध्यान, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो घनत्व है, घनत्व डेंसिटी कहते हैं जिसे हम अंग्रेजी में, घनत्व, घनत्व पढ़ा होगा आपने, D=m/v, यानी एकांक आयतन में जितना उसका द्रव्यमान होता है उसे घनत्व कहते हैं, ठीक है। एकांक आयतन में जितना वस्तु का द्रव्यमान होता है उसे घनत्व कहते हैं। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो घनत्व होता है वो होता है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ लिख देता हूँ। पहली है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी सीसी, और दूसरी है ओशियनिक क्रस्ट यानी ओसी। बात तो समझ आ रही होगी ना, शब्दों को सुनते रहो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सीसी का मतलब है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओसी का मतलब है ओशियनिक क्रस्ट। पहली बात तो मैंने ये बताई, जो सीसी है एक तो वो मोटी होती है, नोट कर लो ये बात, और जो ओसी होती है वो पतली होती है। ये लिख लेना भाई, ये मोटी लिख रहा है, ये पतली होती है, ठीक है। दूसरी बात मैंने इसके बारे में जो आपको बताई वो ये बताई कि इसका जो घनत्व होता है वो होता है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर यूनिट में 2.7 ग्राम वजन होता है पृथ्वी का, ठीक है। जबकि ओशनिक क्रस्ट का जो घनत्व है वो होता है 3.0, यानी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब। ये ओशनिक क्रस्ट के बारे में, ये भी याद रखने हैं आपको। ओशनिक क्रस्ट का जो घनत्व है वो होता है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसका घनत्व होता है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ओशनिक क्रस्ट है, इनमें से भारी कौन सी है, तो आप कहोगे कि इनमें से जो भारी है वो है ओशनिक क्रस्ट, ये सबसे ज़्यादा भारी है, ये भारी है, ठीक है। पानी वाली जो क्रस्ट होती है उसमें ज़्यादा वजन होता है, ठीक है। मोटाई के हिसाब से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाली ज़्यादा मोटी है और ये पतली है। ये वाली चीज़ें आपको जब मैं प्लेट्स के बारे में पढ़ाऊँगा तब भी आपको पता चलेगी थोड़ी सी, ठीक है। चलो, ये तो बात थी क्रस्ट के बारे में। अब मेंटल के बारे में क्या पढ़ेंगे हम। मेंटल क्या होता है? मेंटल, पृथ्वी के बीचले भाग को हम मेंटल कहते हैं, ठीक है। तो मेंटल के बारे में आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि इसका जो घनत्व होता है वो होता है लगभग 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब। कोर में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सॉरी कोर में नहीं, क्रस्ट में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो घनत्व होता है वो कितना होता है? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब। ओशनिक क्रस्ट का जो घनत्व होता है वो कितना होता है?
3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर के क्यूब। मेंटल का होता है 3.4 ग्राम सेंटीमीटर के क्यूब, स्क्वायर नहीं है ये, क्यूब है यहाँ पे। और जो कोर है, कोर, कोर क्या होता है, पृथ्वी का सबसे बीच का भाग, उसका घनत्व होता है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, कोर का होता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आगे समझ में। अब हमारी जो ये क्रस्ट मेंटल कोर है, इस ये भी कुछ इस तरीके से बटी हुई है कि सबसे, देखो जो क्रस्ट है, क्रस्ट, क्रस्ट की गहराई कम से कम 0 से 100 किलोमीटर तक का होती है। क्रस्ट की गहराई 0 से 100 किलोमीटर तक। और 0 से 100 किलोमीटर के बीच भी दो भागों में बांट दिया क्रस्ट को। सबसे ऊपर वाली क्रस्ट को कहते हैं अपर क्रस्ट, अपर माने ऊपर, अपर क्रस्ट, ठीक है। और नीचे वाली क्रस्ट को कहते हैं लोअर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। बात आई समझ में। इसी प्रकार बीच वाला भाग है, बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, मेंटल। ये सारा मेंटल है, ठीक है। मेंटल की जो गहराई होती है वो होती है लगभग 2980 किलोमीटर, ठीक है, 2980 किलोमीटर। तो इस मेंटल को भी दो भागों में बांट दिया। एक तो अपर मेंटल, जो ऊपर ऊपर की मेंटल है उसे कहा गया अपर मेंटल, यूएम, अपर मेंटल। आप नोट कर लेना, मैं यहाँ पे यूएम लिख रहा हूँ, ठीक है। और जो नीचे की जो मेंटल है उसे कहा गया एलएम, यानी लोअर मेंटल, ठीक है। फिर क्या आती है, फिर आती है कोर, सबसे बीच का पार्ट। अब इस कोर को भी दो भागों में बांटा गया। ऊपर वाली कोर को अपर कोर, और सबसे अंदर वाली कोर को कहा जाता है लोअर कोर। बात आ गई समझ में, ठीक है। और इसकी गहराई कितनी होती है, 2980 से 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6400 किलोमीटर है ना। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, ये पॉइंट भी नोट कर लेना। तो 2980 से 6400 किलोमीटर तक का कोर है। और कोर को भी दो भागों में बांटा गया है, अपर कोर एंड लोअर कोर। अभी ये और भी भागों में बटी हुई है, अभी सुनते रहो मैं क्या क्या बता रहा हूँ। देखो ये मैंने एक पृथ्वी का हिस्सा सा ले लिया, ठीक है, पृथ्वी को ऐसे काट लिया मैंने। अब पृथ्वी के ऊपर भाग कुछ इस प्रकार से है, ठीक है भाई, कुछ इस प्रकार से है। ये तो है ज़मीन जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये तो है ज़मीन। और ये है महासागर जहाँ पे पानी रहता है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे क्रस्ट। और ये क्रस्ट भी दो भागों में बटी हुई है, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, ठीक है। फिर बीच वाला पोर्शन आ गया यहाँ से यहाँ तक का, ये है क्या, मेंटल। बीच वाले पोर्शन को क्या कहेंगे, मेंटल। मेंटल भी दो भागों में बटी हुई है, यहाँ तक का इसको हम कहेंगे अपर मेंटल, ये हो गया अपर मेंटल, और ये हो गया लोअर मेंटल, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये है कोर, पृथ्वी का बिल्कुल बीच का भाग, कोर, केंद्र पृथ्वी का, ठीक है। ये भी दो भागों में बटा हुआ है, बांट दिया मैंने दो भागों में। इसको हम कहेंगे अपर कोर और इसको हम कहेंगे लोअर कोर। बताओ यहाँ तक क्लियर है, अपर कोर एंड लोअर कोर। इनकी गहराई भी देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो गहराई है वो है 0 से 100 किलोमीटर, 0 से 100 किलोमीटर, ठीक है। मेंटल की जो गहराई है वो है 100 से 2900 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 2900 किलोमीटर है, राइट। उसके बाद 2900 से अपर कोर जहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ यहाँ तक है 5100 किलोमीटर। ये है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये है 5100 किलोमीटर। और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना, 5100 से 6400 किलोमीटर। तो ये तो गहराई हमने नाप ली, ठीक है। हमें मैं कोर क्रस्ट के बारे में भी पता चल गया, हमें मेंटल के बारे में भी पता चल गया, और हमें कोर के बारे में भी पता चल गया, ठीक है। कोर क्रस्ट को भी हमने दो भागों में बांट दिया, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट।
मेंटल को भी हमने दो भागों में बांट दिया, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, और कोर को भी हमने दो भागों में बांट दिया, अपर कोर एंड लोअर कोर। ठीक है। क्रस्ट का हमने दूसरा नाम पढ़ा सियाल, मेंटल का हमने दूसरा नाम पढ़ा सीमा, और कोर का हमने दूसरा नाम पढ़ा निफे। ठीक है। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और निफे मतलब निकिल और आयरन। ठीक है। फिर हमने इनकी गहराई भी पढ़ ली कि भाई क्रस्ट की जो गहराई है वो 0 से 100 किलोमीटर तक का है, मेंटल की जो गहराई है वो 2900 किलोमीटर तक का है, अपर कोर की जो गहराई है वो 5100 किलोमीटर तक का है, और जो लोअर कोर की गहराई है वो 5100 से 6400 किलोमीटर तक का है। ये तो पृथ्वी का डिवीजन है केमिकल के बेस पे, ये केमिकल डिवीजन है पृथ्वी का, केमिकल डिवीजन। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिकल डिवीजन। मैकेनिकल के बेस पर पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है वो देखो कैसे बटी हुई है। ऊपर वाले भाग को यानी क्रस्ट वाले भाग को कहते हैं जी लिथोस्फेयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर। ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, लिथोस्फेयर। लिख लो इसे, LITHOSPHERE, लिथोस्फेयर। पृथ्वी के ऊपरी सतह के भाग को क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर कहते हैं। ठीक है। और लिथोस्फेयर भी 0 से 100 किलोमीटर तक का होती है। क्लियर होगी बात? लिथोस्फेयर में ही जो थोड़ी सी क्रस्ट और अपर मेंटल का थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ी सी क्रस्ट और अपर मेंटल का थोड़ा सा हिस्सा, ये लिथोस्फेयर का ही पार्ट है। वैसे यहाँ से यहाँ तक तो वैसे लिथोस्फेयर का ही पार्ट है। थोड़ी सी क्रस्ट और थोड़ा सा अपर मेंटल जब मिल जाता है उसे हम कहते हैं एस्थीनोस्फेयर। क्या कहते हैं? एस्थीनोस्फेयर। लिखो इसे भी, एस्थीनोस्फेयर, ASTHENOSPHERE, एस्थीनोस्फेयर। ठीक है। तो एस्थीनोस्फेयर एक लिथोस्फेयर ही है, ये लिथोस्फेयर के अंदर ही होती है एस्थीनोस्फेयर। और लिथोस्फेयर क्या होती है? क्रस्ट और थोड़ी सी मेंटल इसमें मिला ली जाती है तो वो लिथोस्फेयर बन जाती है। राइट? समझ आएगी बात? अब लिथोस्फेयर से नीचे, इसे मैं हटा देता हूँ, एस्थीनोस्फेयर को आपने नोट कर लिया होगा। एस्थीनोस्फेयर भाग जाए यहाँ से। अब देखो, अब यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, कहाँ तक? इंटरनल कोर तक, जो लोअर कोर है ना, यहाँ तक। इस एरिया को हम मैकेनिकल बेस पे कहते हैं मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर, सॉरी मीसोस नहीं, मीसोस्फेयर। लिखो MESOSPHERE, नोट कर लो, मीसोस्फेयर, MESOSPHERE। कहाँ से कहाँ तक? मेंटल और अपर कोर तक। और फिर जो नीचे की कोर रह गई इसको नाम देते हैं हम बैरोस्फेयर, BARYOSPHERE, बैरोस्फेयर। ठीक है। ये है मैकेनिकल बेस पे पृथ्वी का डिवीजन। राइट? अब देखो, हम लोग वैसे इतनी गहराई तक तो अभी तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं पहुंचा है, 6400 किलोमीटर तक को कोई नहीं पहुंचा। तो हमें पता कैसे चला कि पृथ्वी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं? पृथ्वी के अंदर निकिल है, आयरन है, ये हमें कैसे पता चला जब कोई वैज्ञानिक वहाँ तक नहीं गया? तो इसके बारे में जो जानकारी मिलती है हमें पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर की, वो हमें ऐसे मिलती है जैसे आपने कभी देखा होगा कि ज्वालामुखी फटते हैं। तो जब ज्वालामुखी फटते हैं तो यहाँ से निकल के आते हैं लावा वगैरह। ठीक है। यहाँ से अंदर से निकल के आते हैं लावा। तो उस लावा के साथ जो अंदर जो बने हुए, अंदर हमारी पृथ्वी देखो, हमारी जो पृथ्वी है उसमें अंदर लिक्विड भी है और सॉलिड भी है। अब जो क्रस्ट होती है, ये बात भी नोट कर लो, जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट हमारी सॉलिड होती है। क्रस्ट हमारी कैसी होती है? सॉलिड होती है। ठीक है। जो मेंटल है, मेंटल, मेंटल में जो अपर मेंटल है ये तो सॉलिड होता है, लेकिन लोअर मेंटल लिक्विड के रूप में होता है। ठीक है। लिक्विड के रूप में किस वजह से हो जाता है लिक्विड? ये ऊपर से देखो कितना प्रेशर पड़ रहा है और अंदर तापमान भी बहुत होता है। तो तापमान की वजह से और प्रेशर की वजह से अंदर जो भी चीज़ है वो पिघल जाती है, इसलिए वो लिक्विड के रूप में रहती है। इसी प्रकार जो अपर कोर है,
ये भी लिक्विड होती है, यहाँ पे भी लिक्विड भरा है। लेकिन जो सबसे अंदर का पार्ट है इस पे इतना प्रेशर हो जाता है, इतना प्रेशर हो जाता है कि ये यहाँ पे सॉलिड बन जाता है, ठोस के रूप में रहता है यहाँ पे। ठीक है, ये बात भी आपको समझ आ गई होगी अब। तो मैं ये बता रहा था कि जब अंदर से ये जो लिक्विड है, अंदर जब बहुत सारी गैसें बन जाती है तो पृथ्वी में विस्फोट होता है और दरारों के जरिए ये जो अंदर लिक्विड है ये बाहर निकल के आता है। अब जब ये बाहर निकल के आता है, मान के चलो कि ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ से ज्वालामुखी बाहर निकल रहा है ऐसे करके। तो जब ये ज्वालामुखी बाहर निकल के आता है तो अंदर पृथ्वी के जो तत्व है, जैसे सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, निकल है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, तांबा है, सोना है, चांदी है, ये सारी चीज़ें बाहर निकल के आ जाती है। तो इन्हीं से हमें पता चलता है कि भाई पृथ्वी का जो अंदर है वे इतने सारे तत्व है। ठीक है, ये जो मिनरल्स बाहर निकल के आते हैं। दूसरी बात, पृथ्वी के कोर पे क्या है, निकिल और आयरन। ये पूरी पृथ्वी थी ऐसे करके, मान के चलो यहाँ यहाँ बना देता हूँ, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर क्या है, यहाँ पे कोर में आयरन है, आयरन। तो आयरन की वजह से, लोहे की वजह से पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कभी, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है ऐसे करके। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी के चारों ओर। तो वो चुंबकीय क्षेत्र किसकी वजह से पैदा हुआ, आयरन की वजह से, लोहे की वजह से। तो इसी बात से हमें पता चला कि पृथ्वी के अंदर लोहा है, पृथ्वी के कोर में आयरन है, निकिल है। ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से क्या काम करता है ये चुंबकीय क्षेत्र, सूरज से जो सोलर रेडिएशन आती है ना, एक्स किरणें आती है, अल्फा किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें आती है, सौर पवने का नाम आपने सुना होगा, सोलर विंड्स जो होती है, वो जो आती है सूरज से, उनको ये चुंबकीय क्षेत्र वापस भेज देता है अंतरिक्ष में ही, पृथ्वी तक नहीं आने देता। अगर ये पृथ्वी तक आ जाए तो पृथ्वी जल भुन के राख हो जाएगी 1 सेकंड में। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र काम करता है इसका। और चुंबकीय क्षेत्र से हमें पता चला कि पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है, अंदर तो कोई गया नहीं वहाँ तक। समझ आ गई बात। तो ये हमने इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी गहराई मैंने आपको बताई, इसमें कौन कौन से तत्व है ये सारे मैंने आपको बताए। अब हम इनमें कुछ और चीज़ें पढ़ लेते हैं, वो है डिसकंटिन्यूटी। यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आता है, एसएससी में आओ या मत आओ, लेकिन यूपीएससी में ज़रूर आता है डिसकंटिन्यूटी, ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है डिसकंटिन्यूटी, देखो मान के चलो एक ज़मीन है, आप कभी समुद्र में गए हो, समुद्र पे बीच पे गए हो, ये ज़मीन है, ठीक है, और ये है समुद्र, यहाँ ये समुद्र है, राइट। तो क्या ऐसा होता है क्या ज़मीन और समुद्र बिल्कुल एक साथ मिल गए, ऐसा नहीं होता ना, नहीं होता ना ऐसा, ज़मीन और समुद्र एक साथ मिल गए। ज़मीन के बीच में और समुद्र के बीच में एक डिफरेंस होता है, एक छोटी सी चीज़ होती है, जैसे रेत होगा बीच में, रेत, वो जो रेत होता है ना तो वो ज़मीनी होता ना तो वो पानी होता है ना, ना तो वो रेती होता ना वो तो वो पानी होता। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब दो चीज़ें एक साथ मिलती है तो वो डायरेक्ट आके नहीं मिलती, उनके बीच में कुछ ना कुछ एक बाउंड्री सी ज़रूर होती है। ठीक है, आप किन्हीं भी दो चीज़ों को मिला लो, मान के चलो ये दो लकड़ी है, अगर मैं इनको मिला दूँ तो इनके बीच में भी कुछ ना कुछ एक जगह रह जाएगी, अगर मैं इनको मिला दूँ तो एक जगह सी रह जाएगी, ऐसा लगेगा कि हाँ ये लकड़ी जुड़ी हुई है, राइट। तो ये जो बीच में ये जो बाउंड्री सी बनती है ना, ये बाउंड्री, इसी को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी, जिसे हिंदी में कहते हैं असंबद्धता। असंबद्धता कुछ ऐसा वर्ड है, असंबद्धता मतलब बिल्कुल इक्वल वाली चीज़ नहीं है, थोड़ी सी इसमें डिसकंटिन्यूटी आ गई है। ठीक है, तो इसी प्रकार पृथ्वी में जब कोर और मेंटल, जहाँ कोर जुड़ी है मेंटल के साथ, मेंटल जुड़ी क्रस्ट है सॉरी, जब क्रस्ट जुड़ी है मेंटल के साथ, मेंटल जुड़ी है कोर के साथ, तो इनकी बाउंड्री के बीच में भी एक बाउंड्री सी आ जाती है ऐसे, इसी को कहते हैं हम डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन डिसकंटिन्यूटी के नाम दे रखे हैं वैज्ञानिकों ने, हम लोगों को परेशान करने के लिए ये नाम दे रखे हैं इन्होंने। अब इन्होंने नाम दे रखे हैं तो हमें रट्टे मारने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे ये चीज़ें। तो देखो
कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है? सबसे पहले क्रस्ट आता है, क्रस्ट। क्रस्ट भी दो भागों में टूटा हुआ है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ये है क्रस्ट, ठीक है, ये अपर क्रस्ट है, यूसी नाम लिख देता हूँ मैं इसको, और ये लोअर क्रस्ट है, एलसी नाम लिख देता हूँ मैं इसको। और इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री बची है उसे हम कहते हैं कोनराड डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं? कोनराड डिसकंटिन्यूटी। DISCTS लिख रहा हूँ मैं डिसकंटिन्यूटी को। DISCTS का मतलब है डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। कोनराड डिसकंटिन्यूटी किन किन के बीच में होती है? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। भाई ये याद रखनी जरूरी है, इनको याद रखना, ठीक है। फिर क्या आता है? जैसे ही क्रस्ट खत्म हुई फिर क्या आएगा? फिर आएगा जी मेंटल, ठीक है। और मेंटल भी दो भागों में टूटा हुआ है, एक अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल, राइट। तो एक बाउंड्री तो यहीं बन गई है, एक डिसकंटिन्यूटी तो यहीं बन गई क्रस्ट और मेंटल के बीच में। क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी बनी है जिसका नाम है मोहोविक डिसकंटिन्यूटी। क्या नाम है? मोहोविक, मोहोविक डिसकंटिन्यूटी, राइट। फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो बाउंड्री बनी हुई है इसका क्या नाम है? इसका नाम है जी रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। रेपेटी, REPETTI, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। रेपेटी डिसकंटिन्यूटी किस किस के बीच में? अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में। उसके बाद आता है कोर। तो ये है कोर। कोर भी दो भागों में टूटा हुआ है, एक अपर कोर और एक लोअर कोर, ठीक है। या ऐसे भी कह देते हैं आउटर कोर और इनर कोर। तो ये आउटर कोर OC लिख देता हूँ मैं, और ये इनर कोर IC लिख देता हूँ मैं, ठीक है, OC IC। तो सबसे पहली बाउंड्री तो यही बन रही है मेंटल और कोर के बीच में। तो मेंटल और कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी बनती है इसका नाम है गुटनबर्ग। क्या नाम है? गुटनबर्ग, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। फिर आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी बनी है, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी बनी है इसका नाम है लेहमान डिसकंटिन्यूटी। लेहमान डिसकंटिन्यूटी, लेहमान, LEHMAN लिखा हुआ है, लेहमान, ठीक है, LEHMAN, ठीक है। पहले तो ये उतार लो, फिर इन्हें याद करते हैं। अपर कोर और लोअर कोर के बीच में क्या है? कोनराड, सॉरी क्रस्ट, बार बार कोर निकल रहा है मुंह से। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में है कोनराड डिसकंटिन्यूटी। फिर क्रस्ट और मेंटल के बीच में है मोहोविक डिसकंटिन्यूटी। फिर अपर और लोअर मेंटल के बीच में है रेपेटी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। फिर मेंटल और कोर के बीच में है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। फिर आउटर कोर यानी अपर कोर और लोअर कोर के बीच में है लेहमान डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। देखो एक सेंटेंस बताता हूँ, इसको याद कर लो। सेंटेंस है कान पे मेरा, कान पे मेरा रहपटा गुट लेगा। कितना प्यारा सा वर्ड है, रहपटा गुट लेगा, यानी कान पे वो उसको रहपटा भी मार रहा है और गुट भी मार रहा है। कान पे मेरा रहपटा गुट लेगा, कान से मतलब कोनराड डिसकंटिन्यूटी, कोनराड, ठीक है। मेरा मतलब मोहोविक, मोहोविक, राइट। रहपटा मतलब रेपेटी, रेपेटी। गुट मतलब गुटनबर्ग, गुटनबर्ग। और लेगा मतलब लेहमान, लेहमान। अब इसे आसानी से याद कर लोगे। कान पे मेरा रहपटा गुट लेगा, कोनराड, मोहोविक, रेपेटी, गुटनबर्ग और लेहमान। कोनराड अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, मोहोविक क्रस्ट और मेंटल, रेपेटी अपर मेंटल और लोअर मेंटल, गुटनबर्ग मेंटल और कोर,
और लेहमान अपर कोर और लोअर कोर। अब याद हो गए? ठीक है। अब यहाँ आपको 2 पॉइंट और ध्यान रखने हैं इसमें। पहला पॉइंट तो ये है कि जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाओगे, जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाओगे, ठीक है, हर 32 मीटर जाने के बाद, हर 32 मीटर जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे ऐसे ऐसे 1 डिग्री सेल्सियस हर 32 मीटर जाने के बाद बढ़ जाएगा। तो दूसरी बात यहीं से हम ये बनाएंगे कि टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर, पी फॉर प्रेशर मतलब दाब, और डी फॉर डेंसिटी मतलब घनत्व, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके? डेप्थ्स के। डेप्थ्स मतलब गहराई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी ऐसे ऐसे ताप भी बढ़ेगा, दाब भी बढ़ेगा और घनत्व भी बढ़ेगा। समझ आ गई बात? तीसरा पॉइंट और आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। सभी जानते होंगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। जो पृथ्वी का एक ऐसा बल जो हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचता है। हम सभी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही तो बैठे हैं पृथ्वी पर। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो इक्वेटर पे ज़्यादा होता है। इक्वेटर पे क्या होता है? ज़्यादा होता है, हाईएस्ट होता है इक्वेटर पे। इक्वेटर पे ज़्यादा है। लिख लो, ये पेन अजीब सा चल रहा है कुछ। इक्वेटर पे ज़्यादा होता है, ठीक है। इक्वेटर क्या होती है? बताया था ना, 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो इक्वेटर पे गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है, जबकि पोल्स पे गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। सबसे कम पोल्स पे होता है। पोल्स कहाँ होते हैं? यहीं तो होते हैं पोल्स, ध्रुव कहते हैं जिन्हें हम, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण है बल है वो बहुत ही कम होता है, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होता है। बात आ गई समझ में? तो ये तो था पृथ्वी के आंतरिक संरचना में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वे। आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है, एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, वो है अर्थक्वेक यानी भूकंप। कैसे आता है भूकंप? भूकंप आने के कई तरीके हैं, कई प्रकार है। भूकंप कई वजहों से आता है, प्रकार नहीं है, तरीके नहीं है, कई वजहों से आता है। किन वजहों से आता है? एक तो पृथ्वी घूम रही है, आपको पता ही है, घूम रही है तो पृथ्वी को अलग अलग प्लेटों में डिवाइड किया गया है। पृथ्वी की अलग अलग प्लेट्स है। प्लेट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्लेट्स क्या होती है, ठीक है। पृथ्वी की अलग अलग प्लेट्स है, जैसे ये एक प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई, ये तीसरी प्लेट हो गई, ये चौथी प्लेट हो गई, ठीक है। भारत भी कभी एक प्लेट का हिस्सा था, गोंडवाना लैंड है वो, ठीक है। तो ये जो प्लेटें होती है पृथ्वी के अंदर चलती फिरती रहती है, राइट, चलती फिरती रहती है पृथ्वी अब के अंदर। अब जब पृथ्वी के अंदर ये प्लेटें चलती फिरती रहेगी तो ये आपस में टकराएगी भी। ये प्लेट जा करके इससे टकरा गई, अब टकराएगी तो कुछ न कुछ तो होगा, ठीक है। जब ये प्लेट एक दूसरे से टकराती है तो काफ़ी एनर्जी रिलीज करती है। कई बार ऐसा होता है कि जो ऊपर जो मैग्मा था ना, ऊपर जो मैग्मा था, पृथ्वी के अंदर लिक्विड है ना, ये जो मैग्मा है ये इस तरीके से इनके टकराने से इस तरीके से इसमें हलचल पैदा हो जाती है कि ये पृथ्वी को फाड़ करके बाहर निकल आता है, ज्वालामुखी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो पहली वजह तो भूकंप आने की ये है कि जो प्लेटें हैं वो टकराती रहती है। दूसरी वजह ये है भूकंप आने की कि जो ये ज्वालामुखी फटते हैं इनसे भी निकल आती है ज्वालामुखी। ये हो क्या रहा है? ज्वालामुखी पहले तो टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करो और फिर ये काम नहीं करते ढंग से। ज्वालामुखी, मेरे शब्द आपको सुन रहे होगे, नोट कर लेना, ज्वालामुखी से भूकंप फटते हैं, ठीक है। तीसरी क्या वजह होती है? तीसरी वजह होती है, जैसे आपने देखा होगा खानों के खदान होते हैं, माइनिंग होती है जहाँ से कोयला निकलता है।
तो कोयला कैसे निकलता है? ऐसे तो है नहीं कि भाई ऊपर ऊपर से निकाल लिया। जैसे कि ये ज़मीन है हमारी, ये हमारी ज़मीन है, और हमें पता चला कि यहाँ पे कोयला है, तो हम ऐसे तो है नहीं कि ऊपर ऊपर से उतार लिया, हम इसे बहुत गहरा खोद देते हैं। फोटो देखना, बहुत गहरे गहरे गड्ढे हम कर देते हैं, इतने गहरे गहरे गड्ढे हम कर देते हैं पृथ्वी के अंदर, ठीक है। तो जब गड्ढे करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हलचल होगी ही पृथ्वी में, बहुत बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे जब हम करते हैं, तो इसकी वजह से भी कई बार क्या होता है, भूकंप आ जाते हैं जो हम माइनिंग करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये वजह होती है भूकंप आने की। अब जब भूकंप आता है तो क्या होता है, भूकंप आता है तो एनर्जी बाहर आती है निकल करके, और ये जो एनर्जी होती है ये तरंगों के रूप में बाहर आती है निकल करके, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं अर्थक्वेक वेव्स, भूकंपीय तरंगे, इन्हें हम कहते हैं तरंगे, ठीक है। अब जो ये भूकंपीय तरंगे होती है ये तीन प्रकार की होती है। पहली होती है पी तरंगे, पी वेव्स। पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स मतलब प्राथमिक तरंगे, ठीक है। दूसरी होती है एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स यानी द्वितीयक तरंगे। और तीसरी होती है सरफेस वेव्स, सरफेस वेव्स, या जिनको हम एल वेव्स भी कह देते हैं। एल वेव्स मतलब लव वेव, लव, एल ओ वी, लव, लव माने प्रेम, लव माने, ये लव इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि एक वैज्ञानिक था, उसका सरनेम था लव, तो उसी के नाम पे रखा गया है, ठीक है। प्रेम वाला लव नहीं है ये, ठीक है। तो इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, उससे पहले हम एक पॉइंट पढ़ेंगे। पॉइंट ये है कि मान के चलो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर ये प्लेटें हैं, ये प्लेटें यहाँ पे टकराई तो यहाँ से एनर्जी निकली, यहाँ से क्या निकली, एनर्जी निकली। तो ये जो सेंटर है जहाँ से एनर्जी निकली है, इस सेंटर को कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस, केंद्र बिंदु, फोकस। बात आई समझ में, फोकस, ठीक है। और इस फोकस के ऊपर पृथ्वी के सरफेस पर जो बिंदु है, यहाँ ये सरफेस पर जो बिंदु है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, सरफेस पर जो बिंदु है इसको कहते हैं एपी सेंटर, एपी सेंटर, राइट। एपी, ई पी आई सी ई एन टी आर ई, एपी सेंटर। समझ आ गई ना क्या लिख रहा है ये, एपी सेंटर लिख रहा है ये, ठीक है। एपी सेंटर क्या बताया मैंने, जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है वो तो होता है फोकस, और पृथ्वी के सरफेस पर फोकस के ऊपर जो पॉइंट होता है ये होता है एपी सेंटर, ठीक है। ज्वालामुखी के साथ भी ऐसे ही होता है, जहाँ से ज्वालामुखी निकला है, जहाँ से ज्वालामुखी ओरिजिन हुआ है उसे हम फोकस कहेंगे, और बाहर जिस पॉइंट से निकला है उसे हम एपी सेंटर कहेंगे, ठीक है। और ज्वालामुखी में क्या होता है, लिक्विड होता है ना बाहर, ये जो पृथ्वी के अंदर है ये ऐसे लिक्विड भरा होता है, गरम गरम, ठीक है। तो जब तक ये पृथ्वी के अंदर है तब तो इसे कहेंगे मैग्मा। क्या कहेंगे, मैग्मा, मैग्मा। भाई ये देख लो ये क्या लिख रहा है, मैग्मा लिख रहा है, ठीक है, मैग्मा। और जब ये पृथ्वी के बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है तो ऐसे बिखरने लगता है पृथ्वी पर, ठीक है। वीडियोस देखी होगी आपने कई बार मैग्मा की, लावा, हाँ, मैग्मा की बाहर निकलती हुई। तो जब ये मैग्मा पृथ्वी के बाहर निकल आता है तो पृथ्वी के बाहर निकलने पर इसे कहते हैं लावा। तो जब ये पृथ्वी के बाहर आ जाता है ना तब इसको हम मैग्मा नहीं कहेंगे, तब हम इसको लावा कहते हैं। अब बताओ, चीज़ एक ही है लेकिन नाम दो रख दिए, ठीक है। तो नाम दो रख दिए तो हमें दोनों नाम याद रखने पड़ेंगे। जब तक पृथ्वी के अंदर है तब तक है ये मैग्मा, और जब पृथ्वी के बाहर आ जाए तब ये हो जाता है लावा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब वेव्स पे चलते हैं, वेव्स पे देखो तीन प्रकार की वेव्स बताई मैंने आपको। एक तो पी वेव जिसे हम प्राइमरी वेव भी कहते हैं, ठीक है, प्राइमरी वेव भी कहते हैं। ये पी वेव्स क्या होती है, सबसे फास्ट होती है, ये सबसे फास्ट होती है, और इसीलिए ये हमारे सरफेस पर सबसे पहले आ जाती है। फास्ट होती है, सबसे तेज चलती है तीनों वेव के मुकाबले, इसीलिए पहले आ जाती है, ठीक है। ये होती है हमारी साउंड वेव की तरह, जैसे आवाज़ होती है ना हमारी आवाज़, हमारी आवाज़ भी तो एक तरंगे ही है। तो ये जो प्राइमरी वेव्स होती है ये साउंड वेव्स होती है, ठीक है।
ये ट्रेवल कर सकती है तीनों माध्यम में। तीनों माध्यम यानी ठोसों में भी, द्रवों में भी और गैसों में भी। ठोस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों माध्यम में ये ट्रेवल कर सकती है। ठीक है। और ये क्या होती है, जो ये पी वेव्स है ना, पी वेव्स, ये जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की जो साइज है ये उसके बिल्कुल पैरेलल होती है, उसके बिल्कुल समानांतर होती है, पैरेलल होती है। तो इसी वजह से होता क्या है, इन प्राइमरी वेव्स की वजह से हल्के हल्के झटके लगते हैं और पृथ्वी पर स्ट्रेचिंग सी हो जाती है, स्ट्रेचिंग सी। ठीक है, खिंचावपन सा हो जाता है थोड़ा सा। तो इसीलिए ये क्या काम करती है, पी वेव्स क्या काम करती है, पी वेव्स ज़्यादा नुकसान नहीं करती, क्योंकि ये साउंड वेव्स की तरह होती है, सबसे पहले आ जाती है तीनों माध्यमों से होकर के और पृथ्वी के पैरेलल चलती है। इसीलिए पी वेव्स सबसे पहले आने की वजह से क्या होती है, ज़्यादा नुकसान नहीं करती, बल्कि ये हमें संकेत देती है। आपने देखा होगा जब भूकंप आता है तो सब लोग घरों से बाहर निकलने लग जाते हैं। ठीक है। तो घरों से बाहर निकलने का मतलब यही है कि भाई अभी सिर्फ हल्की वेव आई है, भारी वेव जो ज़्यादा नुकसान करने वाली वेव है उसको आने में टाइम है। जब तक वो ज़्यादा नुकसान करने वाली वेव आवे तब तक घर से बाहर निकल जाओ। ठीक है। इसीलिए बहुत सारे लोग भूकंप आने पर घर से बाहर निकलने लग जाते हैं, क्योंकि अभी जो ज़्यादा नुकसान करने वाली वेव है वो अभी तक आई नहीं है, पहले पी वेव आई है। पी वेव आने के बाद आती है एस वेव, सेकेंडरी वेव हम इसे कहते हैं, एस फॉर सेकेंडरी, दूसरे नंबर की वेव जो होती है एस वेव। ठीक है। तो एस वेव क्या होती है, प्राइमरी वेव के थोड़े से समय बाद आती है, थोड़े से टाइम लैग के बाद आती है, TIME, टाइम लैग के बाद आती है थोड़े से। ठीक है। ये सिर्फ सॉलिड में को ट्रेवल कर सकती है, सिर्फ सॉलिड में को, ना तो लिक्विड में ना तो गैस, ये जरूर ध्यान रखने ये सारे पॉइंट। ठीक है। कौन सी वेव है जो तीनों में ट्रेवल कर सकती है, तो कौन सी है, प्राइमरी वेव है जो तीनों में ट्रेवल कर सकती है। सिर्फ सॉलिड में कौन ट्रेवल करती है, सिर्फ सॉलिड में एस वेव करती है। और जो तीसरी वेव मैं आपको बताऊंगा एल वेव यानी लव वेव, वे भी सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती है। ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो वेव है ये परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है। पहले वाली कैसे ट्रेवल कर रही थी, समानांतर, ये कैसे कर रही है, परपेंडिकुलर, मतलब बिल्कुल ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर ये ट्रेवल कर रही है, इसीलिए पृथ्वी पर या कभी घरों में क्या आ जाती है, दरार आ जाती है। देखी होगी आपने दरार, तो किस वजह से आती है, वो एस वेव की वजह से आती है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है। ठीक है। और सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती है। तो जो छोटी मोटी जो दरार आ जाती है वो एस वेव की वजह से आती है। अब जो तीसरे नंबर पे जो वेव आती है उसका नाम है लव वेव। इसका नाम लव लिखा इसलिए है क्योंकि ये ज़्यादा नुकसान करती है, प्यार ज़्यादा नुकसान करता है ना। मजाक कर रहा हूँ। तो एल वेव सबसे ज़्यादा डेस्ट्रक्टिव होती है, डेस्ट्रक्टिव होती है, इसीलिए ये परपेंडिकुलर भी होती है। उल्टा बोल गया मैं, ये परपेंडिकुलर होती है इसीलिए डेस्ट्रक्टिव होती है। डेस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी। ये परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है इसीलिए ज़्यादा विनाश करती है, ज़्यादा डेस्ट्रक्टिव होती है। ठीक है। लिख लेना मोस्ट डेस्ट्रक्टिव, या हिंदी में लिख लेना विनाशकारी। राइट। और ये सिस्मोग्राफ पे आने वाली सबसे लास्ट वेव होती है। ये क्या बोल दिया मैंने, सिस्मोग्राफ। अभी वर्ड जो मैंने आपको बोला है सिस्मोग्राफ, SIE, SIMOGRAPH, सिस्मोग्राफ। ये सिस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र होता है जिससे हम भूकंप को मापते हैं, जिससे हम भूकंप को मापते हैं। ठीक है। सिस्मोग्राफ कहते हैं उसे। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। सिस्मोग्राफ के बारे में 2 पॉइंट नोट कर लेना। सिस्मोग्राफ 2 स्केल पे नापा जाता है। पहला स्केल होता है रिचर स्केल, RICHTER, रिचर स्केल। ठीक है। और दूसरा स्केल होता है मर्सेली स्केल, मर्सेली स्केल। ठीक है। यहाँ पे CSE, मर्सेली स्केल। क्या होता है रिचर स्केल और मर्सेली स्केल, देखो रिचर स्केल में भूकंप की जो मैग्नीट्यूड है, भूकंप का जो मैग्नीट्यूड है वो मापा जाता है।
मैग्नीट्यूड, भूकंप का जो मैग्नीट्यूड है वो मापा जाता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं हिंदी में? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं भूल गया मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं हिंदी में। मैग्नीट्यूड मतलब वो मापता है भूकंप की एनर्जी। हिंदी में देख लेना भाई क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड को, डिक्शनरी हो गया आपके फ़ोन में। इसका मतलब यह है कि रिचर स्केल से मैग्नीट्यूड मापा जाता है, यानी उसकी कितनी एनर्जी भूकंप के टाइम पे आई है वो मापी जाती है। ठीक है, मर्सेली स्केल से क्या मापा जाता है? मर्सेली स्केल से मापी जाती है इंटेंसिटी, तीव्रता, कि कितनी तेज़ी से आया। तीव्रता, कितनी तेज़ी से आया मतलब कितना नुकसान करा, यानी जो डैमेज हम जो मापते हैं वो हम मर्सेली स्केल में मापते हैं। ठीक है, इसमें जो नंबर होते हैं वो 0 से 12 तक होते हैं और रिचर वाले में होते हैं 0 से 10 तक। ऐसे याद रख सकते हो, देखो मर्सेली में सबसे पहले एम आया ना, एम, तो ये एम वाला मर्सेली के साथ नहीं रहेगा, एम वाला इसके साथ जाएगा। एम फॉर मैग्नीट्यूड, एम फॉर मर्सेली। मर्सेली के साथ मैग्नीट्यूड नहीं मापा जाता क्योंकि ये भी एम से ही बन रहा है, ये भी एम से ही बन रहा है, दो भाई एक साथ होते हैं तो खून जल जाता है, ऐसे बोलते थे ना बचपन में। तो मैग्नीट्यूड जो है मापा जाता है रिचर से, ऐसे याद रह जाएगा अभी आपके कि इसमें एम आ रहा है तो इसका मतलब ये रिचर से मापा जाएगा। ठीक है, और इंटेंसिटी किससे मापी जाती है? मर्सेली स्केल से। और ये दोनों स्केल किसके होते हैं? सिस्मोग्राफ के होते हैं। सिस्मोग्राफ क्या होता है? जब भूकंप को मापता है। तो इस वीडियो में हमने देखा पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर, क्रस्ट, मेंटल कोर, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मीसोस्फीयर एंड बैरोस्फीयर। ठीक है, सियाल, सीमा, निफे, इनके बारे में देखा। किस प्रकार के तत्व पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं इसके बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, उसके बाद हमने उनकी गहराई के बारे में पढ़ा कि कितनी गहराई है क्रस्ट की, मेंटल की, कोर की, कौन इनमें से सॉलिड है, कौन इनमें से लिक्विड है। उसके बाद हमने अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में पढ़ा, भूकंप की तरंगों के बारे में पढ़ा, भूकंप की तरंगें कौन सी विनाशकारी होती है, कौन सी विनाशकारी नहीं होती, कौन सी हमें संकेत देती है, इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, और फिर लास्ट में हमने ये टॉपिक पढ़ा कि भूकंप को हम किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से मापते हैं, जिसमें दो स्केल होते हैं, एक रिचर स्केल और एक मर्सेली स्केल। राइट, तो इस वीडियो के जो आपने ये नोट्स बनाए इनको रिवाइज कर लो। एक पीडीएफ मैं भी आपको दे रहा हूँ, वहाँ से भी पढ़ लेना। ये चैप्टर आपका यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। उससे पहले जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मैंने पढ़ाया था वो भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, कई बार ये भूल जाते हैं कि ये जो लैटिट्यूड है 0 डिग्री और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न जो है किन किन देशों से होकर के गुजरती है, ये चीज़ें भूल जाते हैं। तो इन्हें बार बार पढ़ते रहना, एक बार पढ़ा दिया तो फिर उसका फ़ायदा उठाओ। ठीक है, ऐसा मत करना कि यहाँ पे पढ़ा दिया और 4 दिन बाद ही भूल गए। राइट, चलो, तो अगर समझ में आ रही है तो फीडबैक ज़रूर देना, पढ़ाने का तरीका वगैरह सब कुछ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो प्लीज़। जितना ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे उतना तुम्हें भी फ़ायदा होगा और मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो शेयर कर देना सबके साथ में। और ऑनलाइन बैच में जो ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है वो ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर ले और ज्वाइन करवाओ। अगर आपको ऑनलाइन बैच में मज़ा आ रहा है तो ज्वाइन करवाओ फिर। ठीक है, जिससे कि मैं और ज़्यादा एनर्जेटिक वे में पढ़ा पाऊँ। चलो, थैंक यू, बाय।